नमस्कार, आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 26 अप्रैल 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी रहेगी। आइए स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला विषय होगा न्यायिक संघवाद, अर्थात भारत के सुप्रीम कोर्ट और जो राज्यों के अंदर में और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर में जो उच्च न्यायालय हैं, इनके मध्य जो केसों का बंटवारा होता है, किस तरह से केसों का स्थानांतरण होता है, इस संवेदनशील विषय को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ में कुछ तुलनात्मक बातें भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अगला विषय होगा स्टूडेंट्स अमेरिका भारत जलवायु समझौता। लीडर्स समिट जो हुई थी अभी आभासी रूप से, उसके संदर्भ में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपको जानने चाहिए। इसके बाद पश्चिम एशिया की राजनीति के अंदर में चलेंगे हम लोग और इजराइल, सीरिया और ईरान में जरा कुछ विषय देखेंगे और खास तौर पर यहाँ केंद्र बिंदु रहेगा सीरिया और यहाँ पर इजराइल और ईरान के जो समीकरण बन रहे हैं उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद आर्मेनिया, तुर्की और अमेरिका को समझेंगे। इनका भी एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसके केंद्र में कौन है? आर्मेनिया। और तुर्की के द्वारा यहाँ पर कई सारे लोगों की जो हत्याएं हुई थी 1915 के लगभग में, वहां पर कुछ विषय उभर करके आए हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद भारत और बांग्लादेश संबंधों के विषय में कुछ बातें देखेंगे और सबसे अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और इनके उत्तरों की जो रूपरेखा है उसको भी देखेंगे। इस क्लास का पूरा लाभ उठाने के लिए अंत तक मेरे साथ में बने रहिए और आइए सबसे पहले देखते हैं न्यायिक संघवाद को। इस समाचार को पेज संख्या 7 से लिया गया है। GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। और वर्तमान संदर्भ कहां से निकल रहा है, आइए जरा उसको देखते हैं, अर्थात चर्चा में क्यों। दरअसल स्टूडेंट्स, वर्तमान महामारी के संदर्भ में कई सारे उच्च न्यायालयों के द्वारा कई प्रकार के निर्णय किए गए हैं। यहां पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से एक समान स्वास्थ्य नीति पर प्रश्न पूछा है कि इस महामारी से निपटने के लिए जो मेडिकल सप्लाईज हैं उनकी आपूर्ति करने के संदर्भ में क्या एक समान नीति बनाई जा सकती है। और यह कार्य सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के आधार पर लिया। अब यहां पर विशेषज्ञों के द्वारा प्रश्न उठाया गया न्यायिक संघवाद को लेकर के। क्यों? क्योंकि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अपना महत्व है, हाई कोर्ट जो है उनका अपना महत्व है, भारत की जो न्यायपालिका की प्रणाली है वो एकल प्रकार की है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है। और निचले स्तर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर सेशन कोर्ट्स जो होते हैं जिला स्तर वगैरह पर वो विद्यमान है। वो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य में कुछ विशेष प्रकार के अंतर भी देखने को मिलते हैं हम लोगों को, और दोनों का अपना एक अलग महत्व है, विशेष महत्व है। तो यहां पर एक्सपर्ट्स लगातार ये बात उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो मामले होते हैं उनका मनमाने तरीके से अतार्किक रूप से स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। अलग अलग बार एसोसिएशंस के द्वारा भी ये मुद्दे उठाए गए हैं। तो आइए जरा स्टूडेंट्स कुछ प्रमुख तथ्यों को जरा यहाँ पर, दिल्ली, गुजरात, मद्रास और बॉम्बे के जो उच्च न्यायालय हैं उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के संदर्भ में जो वहां की सरकारें हैं उनसे कुछ सवाल पूछे, कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए, खास तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के। और ऐसे में इन उच्च न्यायालयों के अंदर में कई सारे मामले भी आए हैं। अब यहाँ पर विशेषज्ञ इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 139(a) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उच्च न्यायालयों से मामलों को स्थानांतरित कर सकता है अपने पास में, यदि मामलों में कानून के समान प्रश्न शामिल हैं। यहां पर विषय ये उभर करके आता है
कि अनुच्छेद 139 ए का जो प्रयोग है वो तार्किक रूप से होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोग परीक्षा के संदर्भ में इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स, जो अगला विषय हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इन सभी जो हाई कोर्ट्स हैं वहां से इन मामलों को अपने पास मंगा ले आर्टिकल 139 ए का प्रयोग करके। तो अब यहां पर है क्या चीज कि जो हाई कोर्ट्स के बार एसोसिएशन है वो भी लगातार ये विषय उठा रहे हैं कि इस तरीके से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामलों का जो स्थानांतरण है वो नहीं होना चाहिए। इससे उच्च न्यायालयों का जो महत्व है वो कम होता हुआ प्रतीत होता है। यहां पर कुछ अन्य विषय भी सामने आते हैं, जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल ये विषय नंबर 6 के रूप में राज्य सूची के अंदर में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, अब यह भी संभव है कि इसी से जुड़े हुए कुछ विषय संघ सूची के अंदर भी हो सकते हैं, समवर्ती सूची के अंदर भी हो सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा जो मुद्दा है वो केंद्र की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब तक बात राज्य सूची की है तो फिर क्यों ना इन मसलों को उच्च न्यायालयों को ही डील करने दिया जाए, क्योंकि हर राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश की स्थितियां भी अलग अलग हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर जो निर्णय होंगे वो भी राज्य स्पेसिफिक ही होने चाहिए, उसके संदर्भ में ही होने चाहिए। अब यहां पर एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एक वाद था 1997 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि उच्च न्यायालय शानदार न्यायिक परंपराओं से संपन्न स्थान है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे जो स्टेटमेंट्स आपके सामने बीच बीच में मैं दे देता हूं, इनका प्रयोग आप लोग मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में तो कर ही सकते हैं बड़े आराम से। निबंध के अंदर में भी इन केसेस का आप प्रयोग जो है, जो पॉलिटी वाले ऐसे होते हैं वहां कर सकते हैं बहुत आराम से। तो अब देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि हाई कोर्ट्स की वैल्यू क्या है। अब यहां पर कुछ अन्य बिंदु हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या बिंदु है स्टूडेंट्स कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से अधिक है। अब अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है कि अर्थात अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। ऐसे ही अधिकार उच्च न्यायालयों के संदर्भ में भी हैं अनुच्छेद 226 के द्वारा। तो यहां पर तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर हम देखें उच्च न्यायालयों को तो वो कई सारे अन्य जो नागरिक अधिकार होते हैं उनके संदर्भ में भी अनुच्छेद 226 के द्वारा आदेश जारी कर सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति अधिक हो गई। और यह बात खुद स्पष्ट की गई है कोर्ट के द्वारा उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रुंगटा केस 1951 के अंदर में। अब दो केस आ गए आपके सामने, ध्यान रखेंगे इनको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम जरा तुलना करते हैं इन चीजों की अमेरिका से। अमेरिका के अंदर में एक जज हमें दिखाई पड़ते हैं, सेंड्रा डे ओकॉनर, और 1984 में इन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो साल भर में बहुत कम मामलों की समीक्षा करता है जो उसके पास आते हैं राज्य अदालतों से। और इस तरीके से वहां पर जो संघीय कानून है उनको लागू करने में स्वायत्तता का उल्लंघन कम से कम होता है राज्यों के संदर्भ में, क्योंकि वो जो मसले हैं वो स्थानीय स्तर पर जो अदालतें हैं उन्हीं के द्वारा डील कर लिए जाते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में आए तो हमारे यहाँ पर भी कई सारे एक्सपर्ट्स ये बात उठाते हैं कि हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को विधि के सारवान प्रश्न ही हल करने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार अपीलीय मामले या हाई कोर्ट से मामले मंगवा करके डील करता रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो वैल्यू है कि वो बहुत पेचीदे प्रकार के कानूनी विषयों को स्पष्ट करेगा, संविधान का निर्वचन करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, वो जो उसका उतना महत्वपूर्ण योगदान है, उसकी जो भूमिका है वो भूमिका कहीं ना कहीं पीछे चली जाएगी। निश्चित रूप से स्टूडेंट्स, ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि एक समान न्यायिक आदेश तभी जारी किए जाएं जब ये अपरिहार्य हो जाएं कि इनके बिना काम चल ही नहीं सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कानूनी व्याख्या के संदर्भ में कोई ऐसा निर्णय है जो अस्पष्ट है,
कुछ बात स्पष्ट हो नहीं रही है कि यहां पर क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे, निश्चित रूप से करे, बहुत स्वागत है उनका। लेखक यहां पर कहते हैं कि वास्तविकता में जो नियम है वो है स्वायत्तता, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत एकरूपता के। लोकतंत्र के अंदर में चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण को हम किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS3 एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के सेगमेंट के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। टॉपिक है अ ग्रीन पार्टनरशिप। द US-India Climate Pact has the potential to add sustainable post-pandemic development। मतलब कि इस महामारी के बाद के समय में अगर हम सतत विकास की बात करें तो भारत और अमेरिका मिल करके एक बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सकारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं जरा कुछ अन्य बिंदुओं को। तो इसका जो बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स, वो बनता है जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री सहित विश्व के अन्य नेताओं ने भी शिरकत की और इस मीटिंग का आह्वान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा किया गया था। जलवायु समझौते के अंदर में अमेरिका की वापसी भी हुई यहां से, और अमेरिका भारत के मध्य जलवायु समझौते की जब हम बात करना आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से यह विकास की एक नई इबारत लिख सकते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो अमेरिका और चीन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो वैश्विक औसत के 60% से कम है, लेकिन आबादी अधिक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो समग्र उत्सर्जन है हमारे यहां पर वो तीसरे नंबर पर आ जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति में हम कम रह जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी यहां पर तय नहीं होती है, जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन भारत के सामने कई सारे अन्य विषय भी हैं। आइए देखते हैं जरा। 2021 से 2030 का दशक जो है यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कार्यवाही के लिए बहुत ही निर्णायक रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं पेरिस समझौते की, जिसमें अमेरिका ने वापसी की है, तो इसके तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को रोकना है पृथ्वी के, और अधिकतम प्रयास करना है कि मतलब 2 डिग्री के ऊपर तो किसी कीमत पर जाने ही ना पाए। तो पहला जो चेक है वो 1.5 डिग्री पर लगाएंगे, और अगर यहां पर हम सफल नहीं हो पाए तो फिर हम यहां पर एक और चेक मारेंगे। लेकिन अगर 2 डिग्री का लिमिट हमने पार किया तो फिर सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। अब देखिए जरा आगे। ब्रिटेन ने इस बैठक के अंदर यह बात कही कि वो 1990 के स्तर पर 2035 तक कार्बन उत्सर्जन में 78% की कटौती करेंगे। इसके अलावा अमीर देशों ने इस बात को फिर से कहा कि जलवायु संदर्भ में वित्त पोषण करने के लिए जो विकासशील देश हैं, जो अल्पविकसित देश हैं, उनको हम फंड मुहैया कराएंगे और $100 अरब के कोष की स्थापना के संदर्भ में बातें फिर से की गई। हालांकि यह विषय पुराना है। अच्छा, आगे अगर आप देखें अमेरिका की बात के संदर्भ में तो 2005 के स्तर पर 2030 तक उत्सर्जन में 50 से 52% तक कटौती की बात इन्होंने भी की है। अब इस बिंदु को आप दोबारा से एक बार देख लीजिए। दरअसल स्टूडेंट्स, जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने ज्यादा प्रदूषण फैलाया है। तो अब आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि उनकी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा है, और जो छोटे देश हैं, अल्पविकसित विकासशील द्वीपीय देश, जिन्होंने कम प्रदूषण फैलाया है, जिनके पास संसाधन नहीं है, तकनीक नहीं है, तो उनके ऊपर समान जिम्मेदारी कैसे डाली जा सकती है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वो भी अमीर देशों के बराबर के प्रयास करें? निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो ऐसे में $100 अरब का एक कोष बनाने की बात कही गई है, जिसके माध्यम से इन देशों की मदद की जाएगी विकसित और अमीर देशों के द्वारा। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर 450 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को स्थापित करने की तरफ भारत के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा भारत का ये कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां
जिनके ऊपर में कई किस्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विषय, पेटेंट के विषय, कॉपीराइट के विषय नहीं हो, उन तक भारत की पहुंच को सुनिश्चित करवाया जाए। और इससे क्या होगा? भारत उद्योग के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा खपत में कमी ला सकता है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि ये 3 ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहां पर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र के बाद में सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा होता है। तो इसको अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ेंगे तो बड़े अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा अब जो भारत के सामने एक गंभीर विषय रहता है वो है विकास की जरूरत। ये हमारी तात्कालिक आवश्यकता है, और अगर हम विकास की जरूरत को देखें और फिर भारत के प्रयासों को देखें तो निश्चित रूप से बातें उत्साहजनक हैं कि विकास की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए भी भारत ने वनीकरण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी भारत गंभीर रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है, जो कि अच्छे कदम है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम एक समरी यहां पर देखें, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड रहेगी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये वाली, कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो भारतीय पहले हैं वो कैसी कैसी हैं। तो इन कुछ विषयों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको। नंबर 1, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानदंड को लागू किया ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। उजाला योजना है ताकि ऊर्जा की जो खपत है वो कम से कम हो घर के अंदर में। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना हमने बनाई। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सब कुछ बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जो भारत इनको संदर्भित कर रहा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इस समाचार को हम लोगों ने पेज संख्या 7 से लिया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। व्हाट इजराइल वांट्स इन सीरिया, इट इज डिटरमाइंड टू कंटेन ईरान्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। आइए देखते हैं जरा इस विषय को। आपके सामने एक मानचित्र है ये सीरिया के क्षेत्र का। अब सीरिया के अंदर में पिछले कई सालों से गृह युद्ध चला हुआ है। बशर अल असद जो वहां के नेता रहे हैं, उनको लगातार रूस और ईरान की मदद मिलती रही है वहां के जो अन्य लड़ाके हैं उनके खिलाफ में, और धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र के अंदर में ईरान का प्रभाव बढ़ता गया। अब बशर अल असद का नियंत्रण तो था नहीं यहां पर, और ईरान उनकी हेल्प भी कर रहा था, तो उन्होंने इस विषय की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए, सीरिया का जो बॉर्डर है वो इजराइल के साथ में भी आता है। तो अब अगर सीरिया के अंदर में ईरान के प्रभाव वाले समूह मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से यह समस्या पैदा कर देगा इजराइल के लिए। और अगर हम देखें यहां पर तो इदलिब का क्षेत्र है एक, और एक है क्षेत्र कुर्द का। आप देखो मानचित्र पर इदलिब का क्षेत्र, बस यही 2 क्षेत्र हैं जहां पर थोड़े बहुत लड़ाके हैं जो बशर अल असद को पसंद नहीं करते हैं। वो विद्रोही समूह इन क्षेत्रों के अंदर में अब सीमित है। बाकी क्षेत्रों के अंदर में जो बशर अल असद को समर्थन देने वाले लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, उनका नियंत्रण स्थापित हो चुका है, जो कि मानचित्र से आप लोगों को स्पष्ट भी है। आप देख सकते हैं यहां से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब यहां से। अभी मैं आपसे बात कर रहा था ईरान के समर्थन वाले जो है कई सारे विद्रोही समूह, और इसमें एक बड़े समूह का नाम आता है और वो है हिजबुल्लाह। अब जो हिजबुल्लाह है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 1982 से लेकर के 2000 तक लेबनान के ऊपर में जो इजराइल का कब्जा रहा, 2006 में जो युद्ध हुआ लेबनान के साथ में, इन सब में हिजबुल्लाह ने इजराइल का बड़े पैमाने पर विरोध किया। अगर हम इजराइल और सीरिया की सीमा की बात करें तो 1970 तक तो ये काफी हद तक शांत रही है, और गोलन हाइट्स का जो क्षेत्र है सीरिया वाला, हालांकि अब यह क्षेत्र इजराइल के पास में है। 1967 में जब 6 दिवसीय युद्ध हुआ था अरब देशों और इजराइल के बीच में, जिसमें इजराइल ने बहुत भयानक तरीके से जो अरब देश हैं उनकी वायुसेना उनके क्षेत्रों के ऊपर कब्जे किए थे, और इसी में गोलन हाइट्स के क्षेत्र पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अब यहां पर जो लड़ाके रहे हैं वो लगातार इजराइल का विरोध करते रहे हैं कि यह गलत है, और इसी में हिजबुल्लाह का नाम प्रमुख रूप से आता है। अब जो हिजबुल्लाह है इसका संबंध शिया समूह के साथ में है,
और हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान जो है वो शियाओं को समर्थन देता है। अब आप लोग जरा ध्यान रखेंगे, इस्लाम धर्म के अंदर में दो शाखाएं दिखाई पड़ती हैं हमको, सुन्नी समूह और शिया समूह। तो अब यहां पर समझने वाली बात है कि अगर सीरिया के अंदर में ईरान समर्थित मिलिशिया या लड़ाके मजबूत होंगे तो इजराइल कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। अब अगर हम लोग बात करें इजराइल के संदर्भ में, तो इजराइल देखो, आप इस मानचित्र को देखिए, गोलन हाइट्स का क्षेत्र दिख रहा है आपको, अभी तो इजराइल के कब्जे में है ये क्षेत्र। अब इजराइल की कोशिश यहां पर यह है कि यहां पर वो एक बफर क्षेत्र का निर्माण कर ले ताकि उसका जो बॉर्डर है वो सेफ हो जाए, और ऐसे में वो एक एक फेज करके यहां से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं फेज 1, फिर फेज 2, और यहां पर देखिए सेफ जोन गोल। तो इजराइल का लक्ष्य है कि अगर वो यहां तक पहुंच जाएगा तो उसका जो ये वाला क्षेत्र है यहां पर, वो सारे क्षेत्र सुरक्षित हो जाएंगे। तो अब इजराइल कर क्या रहा है फिर, हिजबुल्लाह और जो अन्य शिया मिलिशिया हैं उनको जो ईरान से सप्लाई होती है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो वास्तविक सीमा का क्षेत्र है उसकी तरफ जो मिलिशिया बढ़ रहे हैं उनको रोकना, उन्हें लगातार निशाना बनाना ताकि वो कमजोर पड़े और इजराइल की जो सीमा का जो क्षेत्र है वहां तक वो पहुंच ना पाए। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 11 से GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। व्हाट हैपेंड to Armenians in 1915. Biden's recognition of the killings of Ottoman Turks as a genocide could infuriate Turkey. अब दरअसल स्टूडेंट्स यहाँ पर एक घटना घटी है अमेरिका के अंदर में। आप जरा यहाँ पर देखिए तो अधिक स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेंगी चीजें। आप इस चित्र को देखिए पहले। प्रेसिडेंट बाइडेन आर्मेनियन जेनोसाइड रिकॉग्नाइज्ड। दरअसल 1915-16 में जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो ऑटोमन तुर्की की जो सेना थी उन्होंने आर्मेनिया के लोगों का जो है बड़े पैमाने पर संहार किया, उनकी हत्याएं की सामूहिक रूप से। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना, हत्याएं हुई थी इसको तुर्की भी स्वीकार करता है, लेकिन तुर्की ये नहीं कहता है कि नरसंहार हुआ था, कि जीनोसाइड हुआ था। अब समझिए जरा आप लोग, जीनोसाइड जो शब्द है अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से तुर्की के खिलाफ कई सारे कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये जो है कानूनी बाध्यताएं लेकर के आता है शब्द नरसंहार अर्थात जीनोसाइड। तो अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यहां पर जो सामूहिक हत्याएं हुई थी उनको नरसंहार की संज्ञा दे दी है। तुर्की ने इस बात का विरोध किया है, तुर्की ने कहा है इस बात के साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो है इस क्षेत्र के अंदर में तनाव को आगे बढ़ाएगा। और ध्यान रखना, अभी हम लोग सीरिया की बात करके आ रहे हैं और सीरिया के पास वाला क्षेत्र है तुर्की का क्षेत्र, ध्यान रखना इस बात को। और तुर्की के पास का क्षेत्र है आर्मेनिया वाला क्षेत्र। तो आप समझ रहे हैं यहां से किस तरह से जो है इस पूरे क्षेत्र के अंदर में जो है राजनीतिक समीकरण है जो है वो कैसे उलझते हुए चले जा रहे हैं। एक तरफ ईरान है जो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, रूस और चीन की उसको मदद भी मिल रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर रहने वाला है। अब यहां पर जो शब्द आया आपके सामने नरसंहार, क्या है यह शब्द? दिसंबर 1948 के नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसके अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन किया गया है और बताया गया कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली, एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं उन्हें नरसंहार कहा जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब परीक्षा के अंदर में नरसंहार जेनोसाइड की बात करें और वहां पर अगर आप इस बात का वर्णन कर देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत शानदार पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है इन सारी चीजों का। यहां पर आप लोग ध्यान रखें, राफेल लेम्किन ये एक पोलिश वकील थे, पोलैंड से संबंधित रहे हैं और 1943 में इन्होंने नरसंहार शब्द का प्रयोग किया। और राफेल लेम्किन ने यह बात कही कि जब वो इस विषय पर काम कर रहे थे तो उनके दिमाग में आर्मेनिया के लोगों की जिस तरह से हत्याएं की गई और नाजी जर्मनी ने जिस तरीके से यहूदियों की हत्याएं की
वो दोनों घटनाक्रम उनके जेहन में एकदम ताजा थे। स्टूडेंट्स, 1877-78 में रूस और तुर्की का एक युद्ध हुआ, जिसमें जो तुर्क हैं वो कुछ प्रदेश हार गए। अच्छा, बर्लिन की संधि हुई इसके बाद में, और जो आर्मेनियाई क्षेत्र जो आज हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस समय जो यहाँ पर सुल्तान थे अब्दुल हमीद द्वितीय, उनके ऊपर पश्चिमी शक्तियों के द्वारा दबाव डाला गया सुधारों के लिए। धीरे धीरे जो राजशाही की प्रतिष्ठा थी वो गिरती हुई चली गई। 1908 में युवा तुर्क आंदोलन का उदय हुआ, और जो ये युवा तुर्क थे इन्होंने कहा कि हम तुर्की की पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। एक दौर में जो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य था, इसने रोमन साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी, और तुर्कों के इतिहास में सबसे शानदार दौर कहा जाता है वो। तो अब उनका प्रयास यह था कि हम उस पुराने सुनहरे दौर को प्राप्त करेंगे, और इन्हीं सबके बीच में 3 पाशाओं का शासन यहाँ पर आता है, जिनके नाम थे महमूद तरत पाशा, इस्माइल एनवर पाशा और अहमद कमाल पाशा। अब ये जो 3 नेता यहाँ पर उभर करके सामने आए, तो आर्मेनियाई लोगों के ऊपर में धीरे धीरे धार्मिक अत्याचार जो है वो बढ़ने शुरू हो गए, और इन्हीं सब के बीच में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होता है। तुर्की भी इस विश्व युद्ध के अंदर में शामिल होता है। अब जब तुर्की यहाँ पर शामिल हुआ, और इसी समय रूस जो कि इनके साथ में लगातार संघर्षरत रहा था, उसने 1915 में, रूसी क्रांति के पहले की बात है, क्योंकि रूसी क्रांति जब हो जाएगी 1917 में, उसके बाद तो फिर रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जनवरी 1915 में रूसियों ने सारी किमिश की लड़ाई में तुर्कों को हरा दिया। अब तुर्कों ने यह कहा कि ये जो हार हुई है वो आर्मेनियाई लोगों के धोखे के कारण हुई है। कुछ ही समय के अंदर में करीब 250 प्रभावशाली आर्मेनियाई लोगों को, अधिकारियों को, नेताओं को, जो यहाँ के साहित्यकार थे, प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इनको गिरफ्तार किया गया, और इन्हें 24 अप्रैल के दिन मार दिया गया। इसीलिए इस दिन को स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि तुर्की ये तो मानता है कि आर्मेनियाई लोगों के खिलाफ अत्याचार तो हुए थे, लेकिन वो नरसंहार से इनकार करते रहे हैं, और उसका कारण मैंने बताया कि अगर इस बात को स्वीकार कर लिया तो फिर कानूनी बाध्यताएं तुर्की के सामने आएंगी, और जो बिडेन ने जो बात कही है, निश्चित रूप से तुर्की की दुखती हुई रग पर उन्होंने हाथ रख दिया है अब यहां से। और एक बात आप और ध्यान रखना कि तुर्की इस पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र के अंदर में अपने प्रभाव को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इस विषय को आप जरा इस मानचित्र में एक बारी फिर से देख लीजिए। ये आर्मेनिया का क्षेत्र है, बगल में देखो अजरबैजान है, और पिछले वर्ष नगार्नो काराबाख ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है बॉक्स में आपको, इसको लेकर के दोनों देश आमने सामने आ गए थे, दोनों में झड़प हो गई थी, फिर रूस को बीच में आना पड़ा, विश्व के कई अन्य देशों ने भी मध्यस्थता की, तब जाकर के विवाद शांत हुआ था। मतलब यह है कि इस क्षेत्र में चिंगारी तो रखी हुई है, और अगर यहां पर किसी ने हवा दिखाई तो कई सारे जो अन्य क्षेत्रीय विषय हैं वो सब भी कहीं ऐसा ना हो यहां पर आकर के जुड़ जाएं, और एक भयानक संघर्ष इस क्षेत्र में हमें देखने को मिले। और मैं अगर बता दूं आपको, तो पहले से ही चाहे वो सीरिया के लोग हों, चाहे इराक के लोग हों, चाहे यमन के लोग हों, वो पहले ही एक बहुत ही दर्दनाक जीवन बिता रहे हैं, और अगर अब हालात यहाँ पर बिगड़े तो उनके जीवन पर और भी नकारात्मक असर पड़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला समाचार है पेज संख्या 6 से, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस आलेख के अंदर में एक राष्ट्र के निर्माण में भारत की सेना ने, भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने, भारत की राजनीतिक नेतृत्व शक्ति ने किस प्रकार से प्रयास किया, और पूर्वी पाकिस्तान के अवशेषों पर किस प्रकार से निर्माण हुआ एक स्वतंत्र राष्ट्र का, जो कि आज की डेट में दक्षिण एशिया के अंदर में सबसे तेज भागती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो स्टूडेंट्स, बांग्लादेश की यात्रा पर कुछ समय पहले प्रधानमंत्री महोदय भी गए थे। बांग्लादेश ने
अपने स्वाधीनता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय पूरा किया है। ताजुद्दीन अहमद, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण की थी, वहां से लेकर के अब तक की यात्रा उतार चढ़ाव भरी तो रही है, लेकिन शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी कई सारी क्लासेस के अंदर में खूब बातें हुई हैं इन विषयों के ऊपर में कि किस प्रकार से भारतीय एजेंसियों ने मुक्ति वाहिनी, जो कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ रही थी, जो पश्चिमी पाकिस्तान से भेजी गई थी, यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार कर रही थी, उस मुक्ति वाहिनी के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान की उस सेना का विरोध किया और उन्हें उस कार्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के अंदर में जो रॉ है उनकी तरफ से मदद मुहैया करवाई गई। भारतीय सेना जब इस क्षेत्र में प्रवेश करने गई तो किस तरह से मुक्ति वाहिनी के लोगों ने एक सामंजस्य स्थापित किया हमारी सेना के साथ में, बांग्लादेश को आजादी प्राप्त हुई। तो कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, एक बारी आप इस विषय को और पढ़ लेंगे तो थोड़े से जो रोल जो है भारतीय सेना का योगदान, एजेंसियों का जो हमारा योगदान है, उस पर्सपेक्टिव में भी आपको जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारे सामने, न्यायिक संघवाद समय की मांग है। भारत के सुप्रीम कोर्ट को केवल विधि के सारवान और अस्पष्ट मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। अब यहाँ पर एक पहला कीवर्ड आप पकड़िए, न्यायिक संघवाद। इसके बाद विधि के सारवान और अस्पष्ट मुद्दों की बात देख लीजिए। आइए देखते हैं उत्तर की संरचना को। देखिए, भूमिका में सबसे पहले न्यायिक संघवाद का परिचय देंगे और जब मुख्य भाग में हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पर अनुच्छेद 139 का जो प्रयोग है उसको बताएंगे। फिर उच्च न्यायालयों का जो महत्व है उसको स्पष्ट किया जाएगा कि एकल न्यायपालिका तो है, लेकिन फिर भी उच्च न्यायालयों का एक विशेष महत्व है और संघवाद मतलब शक्तियों का बंटवारा वो न्यायपालिका के अंदर भी दिखना चाहिए। फिर अनुच्छेद 226 का महत्व, इसको आप जोड़ देंगे अनुच्छेद 32 के साथ में। इसके अलावा एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद 1997, जिसमें उच्च न्यायालयों के महत्व को इंगित किया गया था। तो इस तरीके से न्यायिक संघवाद और उससे संबंधित जो विषय हैं वो आपके मुख्य भाग में शामिल हो जाएंगे। अब जब निष्कर्ष में आप पहुंचेंगे तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आप उदाहरण दे दें, भले जज का नाम आप लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को बता दें कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर में जो महत्वपूर्ण विषय हैं केवल वही संदर्भित किए जाते हैं। और भारत के अंदर में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अपीलीय कोर्ट बन गया है। उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी संविधान की व्याख्या करने की, संविधान का निर्वचन करने की, महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखने की, उससे वो कहीं दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो है मामले अपीलीय कोर्ट को दे दी जाए, एक अपीलीय कोर्ट की स्थापना कर दी जाए। ये विशेषज्ञ इस तरह की बातें एक लंबे समय से उठाते रहे हैं ताकि भारत के अंदर में न्यायिक संघवाद को जिंदा रखा जा सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इजरायल और ईरान के मध्य संघर्ष का नया मैदान सीरिया में बनता दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम एशिया की राजनीति के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। सबसे पहले हमें सीरिया का महत्व बताना होगा और यह बताना होगा कि यहां पर इजरायल और ईरान के तार जुड़ कैसे रहे हैं। जरा देखिए उत्तर की संरचना। भू राजनीतिक महत्व। और जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखा करें तो मानचित्र बनाने का अभ्यास भी करें स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स उत्तर लिखते हुए मानचित्र, रेखाचित्र, डायग्राम्स का इस्तेमाल करके आते हैं उनको जो मार्क्स मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाते हैं, समय नहीं होता है, तो अगर वहां डायग्राम भी बना करके आ गए तो एग्जामिनर को कम से कम एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट को पता थी चीजें। लिख नहीं पाया होगा या पाई होगी, लेकिन डायग्राम से चीजें समझा दी हैं इसने, तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऐसे विषयों में जो है आप लोग चित्रों का सहारा जरूर लें। तो अब यहां पर है क्या, मुख्य भाग में जब आप पहुंचेंगे तो ईरान और हिजबुल्लाह का जो गठबंधन है
और लेबनान का हिस्सा भी आप लोग जोड़ देंगे कि किस तरीके से लेबनान के विषय पर हिजबुल्लाह के द्वारा काफी विरोध किया गया इजराइल का, और कैसे गोलन हाइट्स का क्षेत्र इजराइल के कंट्रोल में आया, और किस प्रकार से अब इजराइल सीरिया के अंदर में एक बफर क्षेत्र की तलाश उसको स्थापित करने के प्रयास कर रहा है, और कैसे लगातार जो यहाँ पर सीरिया के अंदर में ईरान समर्थित मिलिशिया हैं वो मजबूत हो रहे हैं और वो इजराइल की सीमा की तरफ विस्तार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जब निष्कर्ष में आएंगे आप, तो इस क्षेत्र की जटिल राजनीति का उदाहरण भी दीजिए कि कैसे ईरान के साथ में जो परमाणु समझौता था उसको जीवित करने के पुनः प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका भी प्रयास कर रहा है, और यह बात हम लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका बड़े पैमाने पर समर्थन करता रहा है इजराइल का, और इजराइल और ईरान के बीच तनाव का नया क्षेत्र सीरिया के अंदर में दिखाई पड़ रहा है। तो फिर इस तनाव का असर क्या इस परमाणु समझौते पर भी पड़ेगा? और ईरान भी रूस और चीन के साथ में मिल करके एक सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये बड़े उलझे हुए विषय हैं जिनके जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छिपे हुए हैं, लेकिन एक संभावना के रूप में सिविल सेवा की तैयारी करते समय आप यहां पर अपनी राय को जरूर रखेंगे संतुलित रूप से। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खुद भी ज्ञान प्राप्त करें और नॉलेज को, ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इट्स अ सोशल कॉज। जरूरी नहीं है कि देश के लिए कुछ बेहतर करने के लिए जो है सीमा क्षेत्र पर ही जाया जाए। हम ज्ञान को फैला करके भी एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार।